झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देवघर के प्रोफेसर कॉलोनी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने शादीशुदा महिला के पति पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और घायल की पहचान दुमका जिले के तालजारी निवासी सूरज दास के रूप में हुई है। देखिए, घटना के बाद महिला ने किसी तरह से अपने घायल पति को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई है। महिला ने यह बताया कि आरोपी कुंदन लगातार उसे परेशान कर रहा था, कई बार उसे झांसे में लेने की कोशिश भी कर चुका था। आरोप है कि कुंदन ने सूरज को रास्ते से हटाने के इरादे से उस पर चाकू से हमला किया और इस घटना के बाद नया मोड़ तब आया जब आरोपी कुंदन भी अस्पताल पहुंच गया और दावा किया कि वो महिला का असली पति है। कुंदन ने यह बताया कि 1 साल पहले उसने विधिवत रूप से उसी महिला से शादी की थी। बताया जा रहा है कि कुंदन और सूरज आपस में पुराने दोस्त हैं। इधर महिला ने कुंदन के दावों को खारिज किया है। देखिए, यही है, मतलब उनसे हम शादी की हैं, ठीक है, और ये मेरे मतलब बहुत ज़्यादा ही हमको टॉर्चर कर रहे थे, ठीक है, और हम उनके साथ जीना चाहते थे, ठीक है, उनके साथ जीना चाहते थे, तो इसीलिए वो आके डायरेक्ट आए, अचानक हाथापाई किए हैं, ठीक है ना। हम इनको नहीं जानते हैं, हम सिर्फ उनको जानते हैं, वो मेरा पति है। सर, ये पहले शादी की यहाँ झगड़ाई में। किसके साथ? प्रमोद के साथ। अच्छा। उसके बाद सर ये हमसे शादी की। सर हो गया सर लगभग साल भर। सर साल भर हुआ। और क्या बोल रहे थे आपको? ये बोल रही थी कि ये बोलती है कभी वो परेशान करता है, उसको बोलती है कि परेशान नहीं, करता है। गलत बात है। खबर जामताड़ा से, जहां पर बरमुंडी गांव के रहने वाले छोटू भंडारी की चेन्नई में करंट लगने से मौत हुई है। मृतक की पहचान छोटू भंडारी के रूप में हुई है। परिजनों ने यह बताया कि छोटू चेन्नई की एक कंपनी में काम करता था। वहां पर बिजली का काम करने के दौरान उसे करंट लगी और इलाज के दौरान छोटू की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों ने कंपनी पर काम के दौरान सुरक्षा उपकरण नहीं देने का आरोप लगाया। मुआवजे के साथ परिवार वालों ने मामले की जांच की मांग की है। आपका घर में आज आपका जी? हाँ, मेरा राजा चल गया, हमको छोड़ के चल गया। हमको लाया छोड़ी चल गया। जो मृतक है वो आपका कौन लगता है? मेरा पति था। पति था। क्या नाम था उनका? लव मैरिज किए थे हम लोग। तो लव मैरिज। आपका कितना बच्चा है? क्या नाम था इनका मृतक का? छोटे लाल भंडारी। हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से भागे तीनों बांग्लादेशी पकड़े जा चुके हैं। 2 पश्चिम बंगाल से पकड़े गए हैं और एक महिला धनबाद से पकड़ी गई। झारखंड पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद से 2 को पकड़ा है। एक महिला जो धनबाद से पकड़ी गई वो हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस से दिल्ली जाने की तैयारी में थी। आरपीएफ और जीआरपी की मदद से इस महिला को पकड़ा गया। तीनों बांग्लादेशी को भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में पकड़ा गया था, जिसके बाद इन्हें हजारीबाग के डिटेंशन सेंटर पर रखा गया था, जहां से कल ये फरार हो गए थे। तो देखिए, पकड़े जा चुके हैं डिटेंशन सेंटर से भागे हुए बांग्लादेशी। 2 को पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया है। 2 महिला और 1 पुरुष थे। तीनों को 24 घंटे में ही पकड़ लिया गया है। और आपको बताते चलें कि रीना खान, निपाह अख्तर और मोहम्मद नजमुल, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेंटर से बांग्लादेशी महिला भागी थी, जिसे धनबाद स्टेशन में हजारीबाग पुलिस और धनबाद जीआरपी और आरपीएफ की मदद से पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी महिला नेताजी एक्सप्रेस हावड़ा कालका मेल में बैठी हुई थी और वह दिल्ली भागने का फिराक में थी। फिलहाल उस महिला को हजारीबाग पुलिस अपने साथ वापस ले गई है। वहीं 2 अन्य महिला जो भागी थी, बताया जा रहा है वह की पश्चिम बंगाल के बॉर्डर क्षेत्र से पकड़ाई गई है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। रांची के कटहल मोड़ के पास में पुलिस की पिटाई करने वाले आरोपी अब तक नहीं पकड़े गए। हालांकि इनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है। बता दें आपको, दलादली ओपी में मामला दर्ज हुआ है और इस मामले में डीजीपी ने एसएसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि ये मामला ट्रैफिक सिपाही पर नहीं बल्कि सरकार और पूरे महकमे पर है। पुलिस के एक सिपाही पर हमला नहीं है, वो सरकार पर हमला है। क्योंकि हमारा जो पुलिसकर्मी, जो ट्रैफिक का सिपाही, अभी ट्रैफिक का एक वीडियो देख रहे थे, जो ट्रैफिक का सिपाही बेचारा दिन रात मेहनत करके सड़क पर नियम को बरकरार कर रहा है, व्यवस्था को लागू कर रहा है, यदि उस पर हमला होता है तो वो मेरे ऊपर हमला है, वो सरकार पे हमला है। हमको इस रूप से लेते हैं और हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों पर। ये मेरा आपसे वायदा है। जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं
वो थाने पर हमला करने वाले हों चाहे ट्रैफिक सिपाही पर हमला करने वाले, मैंने अभी एसएसपी रांची को बोला कि इन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस पर हुए हमले के बाद देखिए आरोपियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी पर अब सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पर हमला करने वाले आखिर कब गिरफ्तार होंगे, ये सवाल, और सवाल ये भी कि चेहरा सबका दिख रहा है तब भी गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है, और सवाल ये भी कि क्या बदमाशों पर लगाम लगाने में पुलिस फेल हो जा रही है। झारखंड में पुलिस कर्मियों पर हमले आखिर क्यों हो रहे हैं, और बेड़ो लापुंग में हुए हमले से सबक क्यों नहीं लिया गया, और बदमाशों को कानून का खौफ क्यों नहीं है। क्या पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस पूरी घटना के चश्मदीद धनंजय कुमार ने यह बताया कि एक ऑटो सड़क पर खड़ा था और ड्राइवर को उसे हटाने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर को जब हटाने के लिए कहा गया तो ड्राइवर ने ऑटो नहीं हटा रहा है, और उसके बाद ट्रैफिक जवानों से उलझ रहा है, और उसके बाद उसे पकड़कर ट्रैफिक पोस्ट पर लाया जा रहा था। तभी उसके भाई और पहचान वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। इस दौरान देखिए पत्थर लगने से होमगार्ड जवान रोहित गंझू घायल हो गए, और कल की घटना के बाद आज चेक पोस्ट पर जवान पूरी तरीके से मुस्तैद है। संवाददाता ओम प्रकाश की इस रिपोर्ट को देखिए। राजधानी रांची के कटहल मोड़ इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई थी जब एक ट्रैफिक जवान को बेतरतीब तरीके से, कहा जाए तो पत्थर से हमला किया गया और वो बुरी तरह घायल हो गया। फिलहाल जवान अब भी जो है वो सदर अस्पताल में इलाजरत है, डॉक्टरों की निगरानी में है। यही वो जगह है, यही वो स्पॉट है जहाँ पर ये पूरी घटनाक्रम है वो हुई थी। टेम्पू चला रहा था, वो जाम लगाए हुए था, होमगार्ड का जवान गया उसको हटाने के लिए तो उलझ गया उससे। इसके बाद हम गए तो हमसे भी उलझ गया। इसी उलझन में उसका 4-5 साथी आकर हमलावर हो गया। यहाँ पर ऑटो जो है वो बेतरतीब तरीके से सड़कों के किनारे लगी रहती हैं, और उसी ऑटो को हटाने का प्रयास जो है एक ट्रैफिक जवान की जो ड्यूटी होती है वो उसका निर्वहन कर रहे थे। इसी दरमियान जो है यहाँ पर ऑटो चालक और कुछ जो उसके स्थानीय लोग थे, जो ख़ास तौर से अगर कहा जाए तो उनकी प्रवृत्ति जो है आपराधिक थी, उनके द्वारा ये पूरा हमला किया है। ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी उलझे, तो वहीं एक बंदा जो कि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उसके द्वारा ही ये पत्थर जो है वो होमगार्ड के जवान पर चलाया गया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज जो है वो सदर अस्पताल में चल रहा है। हालांकि स्थिति जो है वो स्थिर बनी हुई है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है देखना होगा कि आरोपी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर देखिए रांची में बीजेपी कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कार्यक्रम में शामिल हुई। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में स्मृति ईरानी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें मोदी सरकार के 11 बड़े फैसलों की जानकारी दी गई। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बात की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। 11 वर्षों में 50 करोड़ देश के नागरिकों का जनधन खाता खोलना, देश की तिजोरी से देश के गरीब को जोड़ने का प्रधानमंत्री जी का अभूतपूर्व प्रयास है। इसी के चलते आज लगभग 45 लाख करोड़ रुपया सीधा डीबीटी के माध्यम से गरीब नागरिकों के खाते में पहुंच चुका है। लेकिन बहुआयामी गरीबी से जनता को उभारना भी प्रधानमंत्री मोदी का एक संकल्प है। मोदी सरकार के 11 सालों में जो बड़े फैसले लिए गए हैं, आइए उनको जानते हैं। ये फैसले कौन कौन से हैं आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए भी। देखिए ये फैसले हैं आर्टिकल 370 जिसे खत्म किया गया, और उसके साथ ही 3 तलाक जैसे मुद्दे, 3 तलाक से भी मुक्ति दिलाई गई। और अब नया वक्फ कानून, नागरिकता संशोधन कानून,
CAA यानी कि नोटबंदी यानी कि डिमोनेटाइजेशन, महिला आरक्षण, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाना, फ्री राशन योजना, आर्थिक आधार पर आरक्षण, ये कुछ अहम फैसले मोदी सरकार के द्वारा लिए गए और इसकी पूरे देश भर में प्रशंसा भी हुई। एनडीए सरकार के 11 साल पर बीजेपी जहां जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। 11 साल का कार्यकाल मोदी सरकार का इसी रूप में जाना जाएगा कि पूरी सरकार और विशेष करके मोदी जी ने जनता को छलने का काम किया, उनके भरोसा को तोड़ने का काम किया, देश में असमानता लाया, जो भेदभाव की राजनीति की, ये सब तमाम बातों के लिए मोदी के 11 वर्ष जाने जाएंगे। जेडीयू विधायक सरयू राय ने देखिए सिरमटोली फ्लाईओवर के लिए सीएम हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया है और ये कहा है कि विकास के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो राजनीति से ऊपर उठकर बात करे। तेजी से करा दिया। अगर किसी को इससे कोई दिक्कत है तो उसका समाधान सरकार करे। इसको राजनीतिक मामला नहीं बनाना चाहिए। पक्ष विपक्ष का मामला तो ये है ही नहीं। कहीं शिकायत जनता के बीच से आ रही है, सरकार उसका समाधान करे, और नहीं तो कोई विपक्षी दल खुद उनकी तरफ से खड़ा होकर इस मामले को उठाना चाहता है तो खुलकर सामने आना चाहिए। लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने सिरमटोली रैंप विवाद मामले में सीएम हेमंत सोरेन का बचाव किया है। साथ ही पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव पर निशाना साधा है। सुखदेव भगत ने कहा कि रामेश्वर उरांव नाखून कटाकर शहीदों में शामिल होना चाहते हैं। बता दें कि रैंप को लेकर रामेश्वर उरांव ने सवाल उठाए थे। धर्म कोड यहाँ से पारित करके संसद में भेजा गया, तो एक बार वो रामेश्वर जी किसी से मिले नहीं। आज वो आदिवासियों के प्रति इतना जो हमदर्दी दिखला रहे हैं, ना रजिस्ट्रार से मिले, ना गृह मंत्री जी से मिले, उनसे संबंधित किन्हीं लोगों से उन्हें नहीं मिले। लेकिन उन्हें लगा कि एक राजनीति करने का अवसर है, भावनाएं नहीं है, वो राजनीति, वो अपने को देख रहे हैं कि हम ये बात बोल के निश्चित रूप से हम हितैषी बनने का वो नाखून कटा के शहीद होना चाह रहे हैं। और अब बात बालू खनन पर लगे हुए बैन की करेंगे। देखिए झारखंड में सभी नदी घाटों से बालू उठाव पर पूरी तरीके से रोक लग गई है। ये पाबंदी 15 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इस दौरान राज्य के किसी भी नदी घाट से बालू की निकासी नहीं हो सकेगी। लोग देखिए झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के स्टॉक से यहाँ पर बालू ले सकेंगे। किसी भी नदी घाट से बालू की निकासी नहीं होगी, ये आपको बता रहे हैं। 15 अक्टूबर तक नहीं हो सकेगी निकासी। जेएसएमडीसी के पास में 83 लाख CFT बालू का स्टॉक है और निर्माण कार्य के लिए स्टॉक से बालू ले सकेंगे, यानी कि अवैध निकासी नहीं हो पाएगी। हाँ, निर्माण कार्य के लिए लिया जा सकता है। एनजीटी के आदेश के बाद अभी बालू खनन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। मॉनसून के दौरान हर साल खनन पर रोक रहता है और अभी जो तारीख है वो 15 अक्टूबर बताया जा रहा है। पर्यावरण पर प्रभाव को देखते हुए दरअसल खनन पर रोक लगाया गया है और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें, इसका पालन, इसका उपयोग हर किसी को करना होगा। झारखंड में 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक है। ये जो निर्देश दिया गया है वो सभी पर लागू होंगे और ऐसे में सभी को ध्यान रखना होगा। अगर नहीं मानते हैं तो फिर कार्रवाई भी होगी। नदी घाटों से आज 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू की निकासी पर साफ रोक लगा दी गई है। एनजीटी के ताजा आदेश के बाद 15 अक्टूबर तक तमाम नदी घाटों से बालू की निकासी पर रोक रहेगी। लेकिन बता दें कि अगर आपको इस दौरान बालू खरीदना है तो आप जीएसएमडीसी के जरिए बालू खरीद सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अभी भी जीएसएमडीसी के पास 83 लाख CFT बालू स्टॉक के रूप में जमा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो निकासी पर रोक लग गई है उसको देखते हुए पहले ही बालू अपने पास स्टॉक कर लिया था। और कुछ लोग ऐसे भी जानकार हैं जो कहते हैं कि नहीं, बालू का बेहतर विकल्प भी है, आपको बालू के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो कुछ ऐसे ही एक स्थानीय व्यक्ति है, बालू का विकल्प क्या है? बालू का विकल्प है कि अगर हम एमसेंड का यूज करें वो बहुत अच्छा विकल्प है। काहे कि जो पहाड़ का जो डस्ट होता है ना, उससे उसका
अगर हम 50% और 50% बालू का यूज करें वो बहुत अच्छा विकल्प है। बता दें कि बरसात के दिनों में नदी अपना काम करती है, नदी बहाव होता है और बहाव के जरिए तमाम नदियां जो बालू को बहाकर अपने साथ लाती हैं, किनारे लगा देती हैं। बालू का जो संग्रहण होता है उसी बालू को हम और आप इस्तेमाल करते हैं। तो बरसात भर नदियों को अपना काम करने दें। नदियां जब बालू का संग्रहण कर लेगी तो 15 अक्टूबर के बाद से जब एनजीटी का आदेश खत्म होगा उसके बाद से एक बार फिर नदी घाटों से बालू की जो उठाव है, निकासी है, वो हो सकेगी। कैमरा के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर रामगढ़ से, जहां पर नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 796 आवास बनेंगे और इसके लिए लाभुकों को 2.5 लाख रुपए 4 किश्त में दिए जाएंगे। इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देखिए करीब 20 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। तो एक घर के लिए 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, लाभुकों को 4 किश्त में पैसे दिए जाने वाले हैं। है वो PMA 2.0 के अंतर्गत बनाए जाने हैं और इसके अलग दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जैसे कि इसमें एक आवास के लिए 2.5 लाख रुपया का प्रावधान रखा गया है सहयोग राशि के तौर पे, और साथ ही साथ इस पर थोड़ा जो मॉडल नक्शा है आवास का। रामगढ़ नगर परिषद के 32 वार्ड में इस बार 796 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इस बार राशि को बढ़ा दी गई है। इस बार जो राशि है वो 2,25,000 से बढ़ा करके 2,50,000 कर दिया गया। पहले 2,25,000 लाभुकों को दिया जाता था। आपको बताना चाहेंगे इस प्रधानमंत्री आवास में 2 कमरे हैं, जिसमें एक रसोई है, एक बरामदा है, शौचालय है। और कहा जा सकता है इस बार 45 स्क्वायर मीटर में ये पूरा जो है प्रधानमंत्री आवास जो है बनाया जाना है। और लगभग 2200 आवास के लिए यहाँ पर आवेदन को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें से 796 प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने की स्वीकृति फ़िलहाल यहाँ पर मिल गई है। नगर प्रशासक ने अभी यहाँ बताया कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लाभुकों को 4 किस्तों में 2,50,000 की राशि जो है प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने को लेकर दी जाएगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। खबर जमशेदपुर से, जहां पर पुटका के जानमंडी में 3 जल मीनार पिछले 1 साल से खराब हैं, जिसकी वजह से 700 आबादी वाले गांव के लोग एक चापाकल पर निर्भर हैं। गांव वालों ने यह बताया कि जल मीनार के खराब होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गांव वालों ने मुखिया पर बात को अनसुना करने का आरोप लगाया है और जिला प्रशासन से जल्द जल मीनार के मरम्मती की मांग की है। एक जल मीनार है, यहाँ से सारा गांव का ये जल उपयोग करते हैं। यार जितना भी है चापाकल या जल मीनार पूरा स्वादिष्ट नहीं है। यहाँ का जो चापाकल है कोरकुली का जो हमारा गृहस्थन मुर्मू का घर के सामने उसे स्वादिष्ट है। जैसे कि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें भी बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि जल का तो सुबह से ही उपयोग होता है। फिर हम लोगों को यहाँ पे लाइन लगना पड़ता है, ठीक है, जल लेने के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे जितना परिवार है सब कोई यहीं पे आते हैं जल लेने के लिए। तो इसका हम लोग मुखिया को भी दिए थे पहले ये के लिए रिपेयरिंग के लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक, ठीक है। सिमडेगा जैसे पिछड़े जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं सवालों के घेरे में है, जबकि सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा कर रही है। हाल ही में जिले में तीसरी बार सड़क के अभाव में यहां पर खाट पर स्वास्थ्य सिस्टम की तस्वीर सामने आई। बानो प्रखंड के टोनियो करामदाई में गांव से एक मामला जो है वो सामने आया है। आपको बताते चलें, जहां पर गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने में परिजनों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सड़क नहीं होने की वजह से प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को खाट पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया। डीसी ने जिले में ऐसे गांव की पहचान कर सड़क सुविधा पहुंचाने का दावा किया है। ये नोटिस किया है कि बहुत सारे पॉकेट्स तक हमारी पहुंच सीमित है, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसके लिए भी अल्टरनेटिव क्या व्यवस्था की जा सके, इसके लिए मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि ऐसे स्थलों को चिन्हित करके और उसकी सूची दें, ताकि हम अल्टरनेटिव व्यवस्था, अगर सड़क वहाँ तक नहीं पहुँची है तो कौन सी सड़क की योजनाएँ हम वहाँ के लिए सैंक्शन कर सकते हैं। खबर देखिए धनबाद से है, जहाँ पर झरिया विधायक रागिनी सिंह ने बेलगड़िया टाउनशिप में रह रहे विस्थापित परिवारों के लिए झरिया और धनबाद के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की और झरिया विधायक ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। बता दें कि बेलगड़िया टाउनशिप के लिए प्रशासन से रोडवेज बस संचालन की मांग कर रहे थे। लोगों की मांग को देखते हुए BCCL ने तुरंत 2 बस संचालन शुरू करने का निर्देश दिया है।
कि अल्टर जगह बेलगरिया पड़ जाने के कारण हमारे बच्ची हमारे महिलाएं काफ़ी दिक्कत झेल रही थी। आज जाके और ये हम आवाज़ भी उठाए थे विधानसभा में कि भाई वहाँ खास करके हमारे महिलाओं के लिए कोई साधन नहीं है। रात बिरात या कभी भी कोई समय कोई जाना चाहता है धनबाद में या झरिया में तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज जाकर BCCL द्वारा ये पहल सफल हुआ। खबर जामताड़ा से है, जहां पर सालुका गांव में 11.5 करोड़ की लागत से बने कोल्ड स्टोरेज का विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उद्घाटन किया और इस दौरान डीसी, डीडीसी सहित कई लोग मौजूद रहे। शीत गृह परिसर में किसानों के साथ बैठक करके कोल्ड स्टोरेज की उपयोगिता और लाभ के बारे में जानकारी दी गई। परेशान होते हैं इस विषय को हम लोग अच्छी तरह से समझते थे। तो जब यहाँ के लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया और विधानसभा पहुंचाने का काम किया तो मेरे मन में किसान के प्रति ये भावना शुरू से ही था कि काश नाला में भी एक कोल्ड स्टोरेज हो तो यहाँ का किसान को उनका जो उपजाए हुए फसल का 16 आना मूल्य मिलेगा। इस भव्य कोल्ड स्टोरेज का शुभारंभ हुआ है, माननीय स्पीकर महोदय के द्वारा किया गया है। इसके मुख्यतः बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो जो किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी वो अब लंबे समय तक जो है सुरक्षित रह पाएगी। खबर रामगढ़ से, जहां पर कुर्से गांव में शिव मंडा पूजा और मेले का आयोजन किया गया। मंडा पूजा और मेले का उद्घाटन बीजेपी विधायक रोशन लाल चौधरी ने किया। पारंपरिक रीति रिवाज के साथ में पूजा अर्चना करते हुए क्षेत्र की हरियाली, खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। अब खबर थोड़ा हटकर है। देवघर में एक दुकान पर आज भी 10 रुपए में 4 समोसे मिलते हैं। बाबा वैद्यनाथ गली में दुखिया समोसा की दुकान पर खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। ग्राहकों का ये कहना है कि यहाँ के समोसे का कोई जवाब नहीं है। संवाददाता मनीष दुबे की इस रिपोर्ट को देखिए। है कि किसी शहर की अगर परंपरा और संस्कृति को जाननी है तो उसकी गलियों में आ जाएगी। देवघर बाबा बैद्यनाथ की नगरी है और बाबा बैद्यनाथ की नगरी में जब बैद्यनाथ की गलियां आप घूमेंगे तो कई पौराणिक चीजें आपको देखने को मिलेगी। वक्त हम मौजूद हैं देवघर के बैद्यनाथ गली में और ये दुखी सा का समोसा दुकान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो समोसा है ये अन्य जगहों से जो है वो भिन्न है और बेहद खास बात ये है कि जहाँ पर समोसा सभी जगह 15 रुपए 20 रुपए आज के समय में मिल रहा है, लेकिन देवघर के इस समोसा दुकान में जो है 2.5 रुपए करके समोसा मिलता है, यानी 10 रुपए में 4 समोसा मिलते हैं। और काफी जो देखिए कि भीड़ भी जो है यहाँ पर लोगों की रहती है। मंदिर के क्षेत्र के आसपास के लोग जो है वहाँ पर पहुँचते हैं और काफी संख्या में जो है यहाँ पर समोसा लेकर जाते हैं। पूरा मार्केट में इनसे सस्ता कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि समोसा भी काफी अच्छा है। खाने में आपको एकदम सहूलियत और खूब मुलायम लगेगा आपको खाने में। बहुत खास था। कितना रुपए में बिकता है? 10 रुपए का अच्छा है। 10 यहाँ पर जो लगभग हम 25 साल से ले रहे, तब 50 पैसा था, अभी 2.5 रुपए एक पीस का हो गया। कहीं मिलता है 2.5 रुपए में? कहीं नहीं। यहाँ पर जो है बाबा बैद्यनाथ नगरी है, बैद्यनाथ लाइन है। ये कभी कबल आई है, यहाँ पर आइए, दुखिया दुकान सिंगाड़ा खाइए। जय बाबा बैद्यनाथ। जैसे ही जो समोसा छकाता है और तुरंत से जो लोग यहाँ पर लगे रहते हैं, 8 तो समोसा दीजिए हो जाती है। 8 ठो 10 ठो 15 ठो ऐसे करके लोग लेके जाते हैं। तो एक तरफ जहाँ एक समोसा का दर जो है वो 10 रुपए 15 रुपए करके है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम दुखिया दुकान की बात करें तो यहाँ पर 2.5 रुपए में समोसा मिल रहा है। तो देवघर बैद्यनाथ की नगरी है, सांस्कृतिक राजधानी भी है और यहाँ की संस्कृति और यहाँ की पौराणिकता जो है कण कण में बसा हुआ है। उसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल उदाहरण भी जो है ये दुखिया दुकान बैद्यनाथ गली में है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और इसी के साथ